नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े चुनाव के बारे में। भारत का 2024 का आम चुनाव, एक ऐसा इलेक्शन जिसने पिछले कई सालों के पॉलिटिकल अनुमानों को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। ये सच में एक हम्बल्ड विक्टर की कहानी है, यानी एक ऐसी जीत जिसने विजेता को थोड़ा विनम्र कर दिया। तो चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं और समझते हैं कि इस पूरी डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज में आखिर हुआ क्या। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करेंगे। हम इसके विशाल पैमाने को देखेंगे, मुख्य राजनीतिक दलों से मिलेंगे, प्री इलेक्शन की उम्मीदों और एक्चुअल रियलिटी को कंपेयर करेंगे, आश्चर्यजनक नतीजों पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि इन सब का आगे चलकर देश पर क्या असर होगा। शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्शन। किसी भी नतीजे को समझने से पहले इस इलेक्शन के ऐतिहासिक स्केल को समझना बेहद जरूरी है। जरा स्केल की कल्पना कीजिए। 2024 का इंडियन जनरल इलेक्शन ग्लोबली डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा अभ्यास बनकर उभरा। करोड़ों लोगों ने लाइन में लगकर अपना वोट डाला। इतने सारे नागरिकों का एक साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करना ही अपने आप में एक अद्भुत प्रक्रिया है। अब इतने बड़े देश में इलेक्शन करवाना कोई छोटा काम तो है नहीं। भारी लॉजिस्टिक चुनौतियों और भौगोलिक विविधता की वजह से पूरी वोटिंग को 7 अलग-अलग फेजेस में डिवाइड किया गया। ये 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून तक चला, जिसका टारगेट था देश की 543 चुनाव क्षेत्रों यानी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नेता चुनना। आखिर इस सबका अल्टीमेट गोल क्या है? गोल है लोकसभा में बहुमत हासिल करना। सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी या कोalition को इन 543 में से कम 272 सीट जीतनी होती हैं। ये 272 का मैजिक नंबर ही पूरे चुनाव की जीत और हार तय करता है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, मीट द की प्लेयर्स। आखिर इस सत्ता की दौड़ में मुख्य खिलाड़ी कौन थे? ये पूरी रेस एक बाइपोलर लेकिन बनती हुई पॉलिटिकल सिस्टम के बीच थी। एक तरफ थी रूलिंग एनडीए अलायंस, जिसको लीड कर रही थी बीजेपी, और बिल्कुल उनके सामने खड़ा था एक नया ऑपोजिशन ब्लॉक, इंडिया अलायंस, जिसका नेतृत्व कर रही थी कांग्रेस। मुकाबला एकदम आमने सामने का था। चलिए थोड़ा इनके प्लेटफॉर्म्स को समझते हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी का कैंपेन मेनली धार्मिक राष्ट्रवाद और तेजी से आर्थिक विकास, जिसे उन्होंने विकसित भारत 2047 का नाम दिया, उस पर आधारित था। और ये पूरा प्रचार पीएम नरेंद्र मोदी के पावरफुल पर्सनल ब्रांड के इर्द गिर्द घूम रहा था। हालांकि इस गठबंधन में टीडीपी और जेडीयू जैसे सेंट्रिस्ट रीजनल अलाइज भी शामिल थे। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया अलायंस का प्लेटफॉर्म बिल्कुल अलग था। 2023 में बने इस विशाल सेक्युलर गठबंधन ने अपना पूरा फोकस आर्थिक असमानता और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन पर लगाया। उन्होंने लोअर कास्ट और माइनॉरिटी राइट्स की रक्षा करने की बात की और जनता को लोकतंत्र में आ रही गिरावट यानी डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग के खिलाफ वार्न किया। तीसरा सेक्शन बहुत ही मजेदार है, एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। यहाँ पर इलेक्शन की कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। इलेक्शन से पहले बीजेपी का कॉन्फिडेंस किस लेवल पे था, ये उनके कैंपेन स्लोगन से ही क्लियर हो जाता है। अब की बार 400 पार। उनका टारगेट था संसद में 400 से अधिक सीट्स जीतकर एक मैसिव सुपर मेजॉरिटी बनाना, एक ऐसा मैंडेट जो पोटेंशियली उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन तक में बड़े चेंजेस करने की पावर दे सकता था। और पता है, उस वक्त लग भी यही रहा था। मजबूत इकोनॉमी और पब्लिक अप्रूवल के चलते प्री इलेक्शन प्रेडिक्शंस बिल्कुल स्पष्ट थे। सबको लग रहा था कि बीजेपी 2019 का अपना 303 सीट्स का रिकॉर्ड इजीली क्रॉस कर लेगी। 1 जून को आए एग्जिट पोल्स ने भी एक बेहद बड़ी लैंडस्लाइड जीत की भविष्यवाणी की थी। इस एंटिसिपेशन में फाइनेंशियल मार्केट्स भी शुरू में खुशी से उछल पड़े थे। लेकिन 4 जून को जब ऑफिशियल काउंटिंग पूरी हुई तो तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी थी। नतीजों ने सभी प्रिडिक्शंस और एग्जिट पोल्स को पलट कर रख दिया। राजनीतिक मैदान में कुछ ऐसा हुआ जिसकी एक्सपर्ट्स ने कल्पना भी नहीं की थी। तो चौथा सेक्शन इसी बारे में है, द सरप्राइज रिजल्ट्स। आखिर उस दिन काउंटिंग में हुआ क्या? रिजल्ट्स आने पर पता चला कि सबसे बड़ा वोट शेयर तो अब भी बीजेपी के पास ही था, लेकिन उन्हें सीट्स मिली सिर्फ 240। याद है हमने 272 के मैजिक नंबर की बात की थी? वो उस आंकड़े से पीछे रह गए। इसका मतलब बिल्कुल साफ था, अब मेजॉरिटी मार्क तक पहुंचने यानी 293 तक जाने के लिए उन्हें पूरी तरह से अपने एनडीए कोalition पार्टनर्स पर निर्भर होना पड़ेगा। और कांग्रेस ने सबको चौंका दिया। उन्होंने 99 सीट्स जीत लीं, जो उनकी 2019 की 52 सीटों के मुकाबले लगभग डबल थीं। इस बढ़िया प्रदर्शन के साथ ही कांग्रेस ने पूरे 1 दशक में पहली बार ऑफिशियल ऑपोजिशन का दर्जा वापस हासिल कर लिया।
अगर हम पूरे लोकसभा का ब्रेकडाउन देखें तो इंडिया अलायंस 234 सीट्स तक पहुंच गया। ये एनडीए से 60 सीट से भी कम के फासले पर थे। इसका मतलब ये हुआ कि देश की पॉलिटिक्स में फिर से एक मजबूत प्रतिस्पर्धा यानी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन वापस आ गया है। आखिरकार 9 जून को नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली, लेकिन पिछले एक दशक के मुकाबले इस बार गवर्नेंस का स्टाइल थोड़ा अलग होने वाला है। अब सिर्फ एक तरफा ऑर्डर नहीं चलेंगे, सरकार को कंटिन्यूअसली अपने कोalition के अंदर बातचीत और बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। तो इस पूरी पिक्चर को देखकर हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, द फ्यूचर इम्पैक्ट। इस गठबंधन वाली नई सच्चाई का आगे चलकर क्या असर पड़ेगा? नई रियलिटी का सीधा असर पॉलिसीज पर दिखेगा। देखिए, अब बीजेपी के सेंट्रिस्ट अलाइज के पास अच्छी खासी पावर और लेवरेज है। इसकी वजह से जो सख्त आर्थिक सुधार या पॉलिटिकली पेनफुल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, उनकी रफ्तार शायद धीमी पड़ जाए। वहीं दूसरी ओर हाईली पोलराइज्ड धार्मिक कानून आने के चांसेस भी काफी कम हो गए हैं। विदेश नीति यानी फॉरेन अफेयर्स वैसे ही चलने की उम्मीद है, पर शायद अब उसे थोड़ी कम प्रायोरिटी मिले, क्योंकि फोकस डोमेस्टिक मुद्दों पर ज्यादा होगा। अगर हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करें तो ये नतीजे एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। इन्होंने एक अकेली राइट विंग डोमिनेंट पार्टी के सुप्रीमेसी वाले आइडिया पर ब्रेक लगा दिया है। ऑपोजिशन की नई जान और इंटर पार्टी कोऑर्डिनेशन ने साबित कर दिया है कि अगर वो मिलकर लड़ें तो जीत सकते हैं। इंडिया अलायंस अब 2029 के लिए एक बहुत ही मजबूत और वायबल ऑल्टरनेटिव बनकर खड़ा हो गया है। तो अब इस नई सरकार को एक बहुत ही नाजुक रस्सी पर चलना होगा। जहां पहले मैनेजमेंट हाईली सेंट्रलाइज था, वहीं अब उन्हें अपने डाइवर्स एलाइज की मांगों का ख्याल रखना होगा। इसे ही तो सच में एक हम्बल्ड विक्ट्री कहते हैं। और इसी के साथ हमारी चर्चा के अंत में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या कोलिशन डायनामिक का ये नया रूप भारत की राजनीतिक दिशा को थोड़ा मॉडरेट करेगा, या फिर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और फ्रिक्शन की वजह से देश का तेजी से बढ़ता आर्थिक ग्राफ 2029 के चुनावों से पहले ही अटक जाएगा? ये सोचने वाली बात है और इस पर सबकी नजर रहेगी। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।